हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 13 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इससे पहले हमने फाइबर्स वाला पार्ट पूरा कर लिया है और हमारे पास लास्ट प्लास्टिक से ही थोड़ा सा पार्ट बचा है। आज इस वीडियो में हम इस चैप्टर की थ्योरी पूरी कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक से। प्लास्टिक्स क्या होती हैं? प्लास्टिक्स आर पॉलीमर्स ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स, और सिंपल मॉलिक्यूल्स हम मोनोमर्स भी कहते हैं। जो हमने सिंथेटिक फाइबर्स में पढ़ा था बेसिकली वही हम प्लास्टिक्स में पढ़ रहे हैं। प्लास्टिक्स भी एक तरीके के पॉलीमर्स ही हैं जो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो कि मोनोमर्स से बनते हैं। फाइबर्स के केस में भी हमने यही पढ़ा था कि फाइबर्स क्या है कि भाई अलग अलग मोनोमर्स के जुड़ के पॉलीमर्स बनते हैं और उन्हें ही हम फाइबर्स कहते हैं। तो सेम चीज है यहाँ पे प्लास्टिक्स के साथ। द अरेंजमेंट ऑफ दीज सिंपल मॉलिक्यूल्स इन डिफरेंट प्लास्टिक्स, मतलब डिफरेंट अलग अलग जो प्लास्टिक्स होती हैं उनमें इन मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट भी डिफरेंट तरीके से होता है। उसके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम ये सिंथेटिक प्लास्टिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। डिफरेंस याद मतलब ये बात का ध्यान रखना कि हम यहाँ पे सिंथेटिक प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल प्लास्टिक्स। ठीक है, हम यहाँ पे नॉर्मल प्लास्टिक की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंथेटिक प्लास्टिक्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक प्लास्टिक्स। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लाइट वेट। भाई जो ये सिंथेटिक प्लास्टिक्स होते हैं ये नेचुरल प्लास्टिक से काफी लाइट वेट होते हैं। ठीक है, मतलब इनका वजन जो है काफी हल्का होता है। इसी की वजह से इनको ट्रांसपोर्ट वगैरह करने में भी, ज्यादा अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। ठीक है, वेरी लाइट इन वेट। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस टू केमिकल्स। मतलब सिंथेटिक प्लास्टिक्स जो है इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग केमिकल्स का भी इतना ज्यादा असर नहीं होता। स्ट्रॉन्ग केमिकल्स मतलब जैसे अगर आप थोड़े स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस इनके ऊपर डाल भी दोगे तो भी इन पे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दे आर नॉट इजिली अफेक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग केमिकल्स। नेक्स्ट, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब ये हो गया कि अपने ऊपर ज्यादा भार ले सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो कि अगर हमारे पास सिंथेटिक प्लास्टिक्स के बैग्स हैं तो उनमें ज्यादा वजन इजीली कैरी कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन होल्ड अ लॉट ऑफ वेट विदाउट ब्रेकिंग। बिना टूटे वो बहुत सारा सामान कैरी कर सकते हैं। ठीक है, दे विथस्टैंड हेवी लोड्स, मतलब ये हेवी लोड्स को सह जाते हैं। नेक्स्ट, नॉन अभी तक हम इसके अभी ये चीज ध्यान रखना, हम एडवांटेजेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल इज आल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये डिकम्पोज नहीं करे जा सकते, बैक्टीरिया इन्हें डिकम्पोज नहीं कर सकता। फिफ्थ पॉइंट, लस्ट्रस एंड कलरफुल। जो सिंथेटिक प्लास्टिक्स होते हैं ये शाइनी अपीयरेंस के होते हैं और कलरफुल भी होते हैं, मतलब वेराइटी ऑफ कलर्स में आते हैं। सिंथेटिक प्लास्टिक्स आर मच शाइनी एंड ब्राइट, काफी शाइनी होते हैं, काफी ब्राइट होते हैं। दे आर हेंस यूज्ड टू मेक अ वैरायटी ऑफ आइटम्स, ये एक लार्ज वैरायटी ऑफ आइटम्स बनाने में यूज किए जाते हैं। सिक्स प्रॉपर्टी, नॉन कंडक्टर। क्या मतलब? दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और आप हीट भी लिख सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आप हीट वर्ड ऐड कर सकते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अब मैंने आपको बताया था कि अलग अलग प्लास्टिक, सिंथेटिक प्लास्टिक में जो अरेंजमेंट है इन मोनोमर्स की वो डिफरेंट होती है। तो कैसे होती है, दो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और भी तरीके के होते हैं लेकिन अभी हमें सिर्फ दो पढ़ने हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं जिनमें लीनियर अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का। लीनियर अरेंजमेंट मतलब लाइन में, जैसे एक मोनोमर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जैसे अलग अलग लाइंस में होते हैं। ठीक है, लीनियर, एक एक लाइन में प्रेजेंट है। They have a linear arrangement of molecules. They are easily deformed on heating. मतलब हीट करने पे, इनको गर्म करने पे ये इजीली डिफॉर्म हो जाते हैं। डिफॉर्म मतलब अपनी शेप बदल लेते हैं, और फिर हम अपने मुताबिक इनकी शेप बदल सकते हैं। ठीक है, गर्म होने के बाद ये सॉफ्ट हो जाते हैं, हम इनकी शेप बदल सकते हैं, और फिर जब हम इन्हें वापस ठंडा करेंगे तो ये फिर से सॉलिड हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल हो गया पॉलिथीन, पीवीसी, नायलॉन एंड टेरिलीन। अब आप बोलेंगे नायलॉन, पीवीसी, टेरिलीन ये सब तो फाइबर्स हैं। तो ये फाइबर्स और प्लास्टिक, जो सिंथेटिक फाइबर्स हमने पढ़े थे, प्लास्टिक भी उन्हीं की एक वैरायटी है। ठीक है, प्लास्टिक इज ऑल्सो वेराइटी ऑफ फाइबर्स। फाइबर्स का मतलब सिर्फ कपड़े नहीं होता, फाइबर्स इंक्लूड क्लोथ्स एज वेल एज दिस प्लास्टिक मटेरियल। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आते हैं हमारे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का स्ट्रक्चर अगर आप देखें यहाँ पे,
यही बना देता हूँ ऊपर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होती हैं, ये मॉलिक्यूल ऐसे अटैच है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है कि ये आपस में भी अटैच होते हैं, ये आपस में लिंक्ड होते हैं सारे मॉलिक्यूल्स, इनमें क्रॉस लिंकिंग, इसे हम कहते हैं क्रॉस लिंकिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्रॉस लिंकिंग होती है। Plastics which have cross-linked arrangement of molecules are called thermosetting plastics. अब इन्हें हम डिफॉर्म या रीमोल्ड नहीं कर सकते। अगर हम उसे एक बार हीट करेंगे तो वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो अपने इनके जो बीच में ये जो बॉन्ड्स है ना, जो मैंने आपको भी स्ट्रक्चर बनाया है जिसका, अगर हम इसे हीट करेंगे तो ये जो बीच के जो बॉन्ड्स हैं ये सारे टूट जाएंगे और वो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कम्प्लीटली खराब हो जाएगा। इसलिए हम इसे डिफॉर्म या रिमोल्ड नहीं कर सकते, जैसे हैं ये वैसे ही रहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बेकलाइट और मेलामाइन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है कि हम बेकलाइट को इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह बनाने के लिए यूज क्यों करते हैं और मेलामाइन को हीटिंग इक्विपमेंट्स बनाने के लिए यूज क्यों करते हैं। तो बेकलाइट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हेंस इट इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स एक्सेट्रा। बेकलाइट जो है ये इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर है, हीट का भी और इलेक्ट्रिसिटी का भी। इसीलिए जो वेरियस हमारे पास फ्राइंग पैन होते हैं उसके हैंडल्स बेक लाइट से बनते हैं, इलेक्ट्रिकल स्विचेस भी बेक लाइट से बनते हैं। सिमिलरली मेलामाइन भी किचन वेयर किचन वेयर जो होता है, किचन वेयर जो किचन में सामान यूज होता है उसको बनाने में यूज आता है, क्योंकि ये भी पुअर कंडक्टर होता है हीट का। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। बेसिकली प्लास्टिक से इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं तक है। ठीक है, फाइबर्स का ये एक पार्ट था, ये प्लास्टिक्स। अब हमारे पास दो जनरल चीजें हैं, प्लास्टिक और एनवायरनमेंट के बीच में रिलेशन। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं टॉपिक। प्लास्टिक के बारे में अभी हमने पढ़ा, प्लास्टिक इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो जो भी चीज नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली नहीं होती। ठीक है, इट इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। सो हम लिख सकते हैं प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड हेंस इज नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। ये तो बेसिक एक स्टेटमेंट हो गई। अब डैमेज क्या हो रहा है प्लास्टिक से, इन्वायरमेंट को क्या डैमेज हो रहा है। अभी हम बहुत सारी न्यूज देखते हैं कि प्लास्टिक को बैन कर देना चाहिए, प्लास्टिक इज हार्मिंग द एनवायरमेंट। तो आप खुद सोचिए, क्या प्लास्टिक को अगर हम बैन कर देंगे तो हमारी डेली रूटीन लाइफ चलेगी? नहीं चलेगी। ठीक है, तो उसका भी उपाय देखते हैं और उससे पहले देखते हैं प्लास्टिक वेस्ट हमें कैसे, प्लास्टिक वेस्ट से क्या क्या डैमेज हो रहा है। तो प्लास्टिक बैग्स और अदर अदर प्लास्टिक के जो आर्टिकल्स होते हैं ये क्लॉग कर देते हैं सिटी ड्रेनेज सिस्टम को। देखो हमारे सिटी मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, वहाँ बीच बीच में ऐसे ऐसे प्रिजन टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। तो प्लास्टिक बैग्स वगैरह क्या करते हैं, वाटर के साथ फ्लो करते हैं और यहाँ पे बीच में अटक जाते हैं ऐसे। और जब ये ऐसे बीच में अटक जाएंगे तो इतना एरिया बंद हो गया, फिर कोई ऐसे ऊपर अटक जाएगा, ऐसे करते करते क्या करेंगे, ये वाटर के फ्लो को रोक देंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाएगा, क्लॉग हो जाएगा एकदम। तो ये इनका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वेरी हार्मफुल इफेक्ट है इसकी, जो स्ट्रे काउज होते हैं या जो बाकी एनिमल्स होते हैं वो बाय चांस इसको स्वेलो कर सकते हैं, ये जो प्लास्टिक है। और ये क्या होगा, प्लास्टिक अगर उनके गले में जाएगा, ठीक है, उनकी विंड पाइप को या उनकी फूड पाइप को एकदम ब्लॉक कर देगा और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी। काफी केसेस आते हैं हमारे पास कि मतलब हमें सुनने को मिलते हैं काफी केसेस कि यहाँ पे काऊ ने प्लास्टिक खा ली इसलिए उसकी डेथ हो गई। ठीक है, वेरियस मतलब ऐसे अलग अलग केसेस होते हैं। तो दैट इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट, दे आर नॉट एनवायरमेंटल फ्रेंडली। जो प्लास्टिक है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, कॉजिंग पॉल्यूशन। ये काफी जनरल सा पॉइंट है, जो हमारे प्लास्टिक है वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जिससे काफी पॉल्यूशन क्रिएट होती है। एंड लास्ट पॉइंट, प्लास्टिक ऑन बर्निंग प्रोड्यूस हार्मफुल गैसेस। अब प्लास्टिक को हम बर्न भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम प्लास्टिक बर्न करेंगे तो ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करेगा और ये गैसेस एयर को पॉल्यूट करेंगे। लास्ट, मेजर्स टू कंट्रोल द डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट। अब प्लास्टिक का यूज हम एकदम से बंद नहीं कर सकते। ठीक है, आसपास जितनी भी ज्यादातर चीजें हैं वो सब प्लास्टिक से बनी होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक रैपर्स का हम यूज कर रहे हैं लेकिन हम उन्हें ऐसे ही बीच रोड पे केयरलेसली थ्रो नहीं करना चाहिए, ये तो अल्टीमेटली ड्रेनेज सिस्टम क्लॉग हो जाएगा या फिर एनिमल्स वगैरह से खा लेंगे। तो हमें प्लास्टिक रैपर्स को ऐसे केयरलेसली रोड्स वगैरह पे नहीं फेंकना चाहिए। नेक्स्ट, आजकल ब्लू और ग्रीन डस्टबिन यूज हो रहे हैं अलग अलग जगह। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए, इस ताकि उन्हें अलग अलग इकट्ठा किया जाए और अलग अलग ही डिस्पोज किया जाए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का मैन्योर बन जाता है
नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रोसेसिंग के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट, वी शुड यूज कॉटन और जूट बैग व्हाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। कहीं भी अगर हमें बाहर सामान खरीदने जाने तो अपने साथ एक कॉटन का या जूट का बैग ले जा सकते हैं, ठीक है, ताकि पॉलिथीन का यूज कम हो सके। Environmental preserving habits should be adopted या should be developed। मतलब हमें ऐसी प्रैक्टिसेस या ऐसी हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए जिससे एनवायरनमेंट को फायदा हो, जिससे एनवायरनमेंट प्रिजर्व हो सके। एंड लास्ट, यूज ऑफ 4 Rs। 4 Rs का मतलब यहाँ पे होता है, पहले 3 Rs था, रिड्यूस रियूज रिसाइकल, अब एक और R यहाँ पे ऐड हो गया है, दैट इज रिकवर। रिड्यूस, प्लास्टिक को रिड्यूस करना, प्लास्टिक को रीयूज करना, प्लास्टिक को रिसाइकल करना, रिसाइकल करके नए नए आइटम्स बनाना, और जो यूज प्लास्टिक है उसको रिकवर करना। ऐसी इन सब चीजों को हमें प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे क्या होगा, प्लास्टिक का जो नए प्लास्टिक बनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुराना जो भी प्लास्टिक बना हुआ है उसी से नई नई चीजें बनती रहेंगी। इसी के साथ हमने प्लास्टिक वाला पार्ट और हमारा पूरा चैप्टर की थ्योरी खत्म कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स खत्म कर देंगे।